नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, जवाबी कार्रवाई में सैन्य ठिकानों पर की बमबारी। अमेरिका का हमले में हाथ होने से इनकार, इराक ने की हवाई सेवाएं निलंबित। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ा। पाकिस्तान में शांति, सुरक्षा और महिलाओं की दयनीय स्थिति की भी खोली पोल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर घमासान, एमवीए में अभी भी 18 सीटों पर फंसा पेंच। सपा और कांग्रेस के बीच भी दिखी तनातनी। वायु प्रदूषण से बेहाल दिल्ली वासी, अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है AQI लेवल। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की है जरूरत। दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रमनदीप सिंह को मिला मौका। और बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। जी हां, IDF ने पुष्टि की है, इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इन हमलों की पुष्टि की है IDF ने। राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। करज शहर में भी आवाजें सुनाई दी गई हैं। विस्फोट की आवाजें करज शहर में भी सुनाई दी गई। तेहरान के आसपास 6 विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान पर हमले में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं है। वहीं अमेरिका का यह भी कहना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमले की निगरानी कर रहे हैं। ईरान पर इस हमले के बाद इराक ने सभी हवाई यातायात सेवाएं निलंबित कर दी हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजधानी तेहरान में विस्फोट हुए हैं, विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गईं। ईरान पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। IDF ने पुष्टि की है इन हमलों की। इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ये कहना है IDF का। आपको बता दें कि राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। करज शहर में विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी गई है। तो ये जवाबी कार्रवाई, जैसा कि प्रबल आशंका थी इस बात की, जवाबी कार्रवाई होगी और ये जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हुई है। वहीं IDF का कहना है इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर मुमकिन जो आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। तो ईरान पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि इजराइल रक्षा बल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हमले की कमान संभाल रहे अपने सैन्य अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी है। IDF ने लिखा है कि जनरल स्टाफ के प्रमुख LTG हर्जी हवेली, इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल तोमर बार के साथ कैंप रॉबिन दकिया में इजरायली वायुसेना के भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाल रहे हैं। तो IDF ने जारी किया हमले की कमान संभाल रहे अपने सैन्य अधिकारों की जो जानकारी है वो साझा की है। उन्होंने कहा जनरल स्टाफ के प्रमुख LTG हर्जी हवेली और वायुसेना कमांडिंग ऑफिसर कमान संभाल रहे हैं। इजरायली वायुसेना के भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की ये कमान संभाली जा रही है। और इजराइल ने तेहरान समेत कई शहरों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर ये बमबारी की है। खुद जो इजरायली डिफेंस फोर्स है IDF, उसने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल सैन्य बल के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel,
Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. और ये जो बड़ा हमला हुआ है इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए अमित मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस प्रकार से ये हमला किया है इजराइल ने ईरान पर, जवाबी हमला किया है और अमेरिका ने भी इसको एक तरह से समर्थन किया है कि अपना बचाव करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए कोई भी जो है वो फ्री है, तो वहीं अब इस हमले को अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कैसे देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान भी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा और अगर वो देता है तो ये युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये जो जवाबी हमला इजराइल से हम देख रहे हैं, इसकी तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। 1 अक्टूबर की 1 तारीख को जो ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए थे ईरानियन टेरिटरी से इजराइल के ऊपर। उसके बाद इजराइल ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी और ये काफी टाइम से चल रहा था, उनका प्रिपरेशन चल रहा था। हालांकि इस बात को बीच बीच में वो दोहरा रहे थे कि जब इजराइल जब रिस्पॉन्ड करेगा तब दुनिया देखती रह जाएगी, बिकॉज 1 साल से ये हमला चल रहा था इजराइल के ऊपर। इस बात की पुष्टिकरण इजराइल के जो रक्षा विभाग है उन लोगों ने भी आज किया। ये जवाबी कार्रवाई हो रही है इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल से निरंतर हमले किए जा रहे थे ईरान और उनके प्रॉक्सीज द्वारा इजराइल के ऊपर और उनके नागरिकों के ऊपर। सो ये तो चलने वाला था, ये तो आने ही वाला था, बट इसके बीच में यूएस सीज़फायर की भी बात कर रही थी, एक युद्ध विराम की जो कोशिश की जा रही थी। और ये लोग मिडल ईस्ट पे और वेस्ट एशिया में जितने भी लोग इसमें भागीदारी, मतलब जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके साथ, तथा जो नेगोशिएटर्स है जैसे कि इजराइल, जैसे कि इजिप्ट और कतर, इनके द्वारा भी एक पीस डील करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट जो इजराइल के हॉस्टेजेस अभी भी बंदी बनाए जा चुके थे, हमास द्वारा उनको छुड़ाए जाने की बात हो रही थी और किसी हद तक एक युद्ध विराम की बात हो रही थी। इन सब चीजों को मिला के इस बात का अंदेशा था इन सबके बीच कि इजराइल जो है किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकती है। इस बात की वो बार बार पुष्टि कर ही रहे थे कि हम पूरी तैयारी के साथ करेंगे जब हमारे, बट डेफिनेटली हम लोग जो है इस बात का जवाब देंगे। कहीं ना कहीं इस जवाबी हमले के द्वारा एक संदेश कई देशों को देने की कोशिश की गई है कि अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे या हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंजाम काफी बुरा होने वाला है। जी बिल्कुल, जब जो बात जो रक्षा विभाग है इजराइल का, उन्होंने इस बात की पुष्टिकरण की कि 1 साल से जो निरंतर हमले हुए जा रहे थे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और इस बात उन लोगों ने पूरा साफ कर दिया था कि हम लोग जो है पूरे तरीके से इस पे अटैक करेंगे, चाहे वो हुतीज हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो। हिजबुल्लाह के ऊपर भी ये लोग बहुत ही, जो कि ईरान के एक प्रॉक्सी है, उनके ऊपर भी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। इनके जो फाइनेंशियल बैकबोन है, जो इनके पूरे जो फंडिंग करते हैं इस टेरर अटैक्स की इजराइल के ऊपर, उसके ऊपर भी इन लोगों ने काफी हमला किया है। इनके जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी लगातार, जो पिछले हफ्ते हमने देखा कि ऑर्गेनाइज तरीके से इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे इजराइल। और ये मेरे ख्याल से ये अंतिम चरण है जहां पे बार बार ये बात बोली जा रही थी कि जितने भी अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, कहीं ना कहीं इसके पीछे ईरान का हाथ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी हमने देखा 1 अक्टूबर को जब ईरान ने लॉन्च किया था बहुत सारे मिसाइल्स इजराइल के ऊपर, और हुतीज और हमास को लगातार पीछे से इन लोगों की बैकिंग मिल रही है। और इंटेलिजेंस के हिसाब से, इजरायली इंटेलिजेंस के हिसाब से जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी फाइनेंसेस जो है ईरान लगातार इन लोगों को दिए जा रहे थे ताकि इनके पास गोला बारूद, मिसाइल्स, इन सब चीजों को, और इनफैक्ट पब्लिक मोबिलाइजेशन,
लेबनान में जो लोगों के फेवर में जो इनका एक ओपिनियन बनाने का इजराइल के अगेंस्ट में, उसके लिए भी ये पैसे खर्चे करे जा रहे थे। तो इजराइल बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने, हालांकि टाइम लिया है, करीब 3 हफ्ते का टाइम लिया, बट आज वो लोग फाइनली इनके ऊपर हमला कर चुके हैं। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो क्राइसिस बना हुआ है अमित जी, इसको कहाँ जाते देखते हैं? वैश्विक परिस्थितियां किस ओर जाती नजर आ रही हैं? क्या इसका कोई अंत नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक इस लड़ाई का सवाल है, इसका एक इफेक्ट जो है पूरे जो विश्व की इकोनॉमी के ऊपर ऑलरेडी पड़ रही है। इनफैक्ट शेयर मार्केट विश्व के काफी अनस्टेबल हो रखे हैं इस वक्त। ऑयल प्राइसेस और ऑयल सप्लाई के ऊपर भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये डिस्ट्रप्शन तो काफी टाइम से चल रहा है, बट आने वाले टाइम में और ज्यादा, क्योंकि ईरान के पास भी ऑयल की काफी बड़े सप्लायर है ईरान विश्व के ऑयल के लिए। और अगर यहाँ पे हमला होता है, हालांकि इजराइल ने इस बात को स्पष्टीकरण भी कर दिया है कि उनके जो ऑयल मतलब तेल और परमाणु ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, बट परमाणु जो एबिलिटीज है वो सिविलियन पर्पस के लिए भी यूटिलाइज होते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए। अब इजराइल बता रही है कि ये जो अटैक है सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ है, जो लगातार इजराइल के ऊपर हमला करे जा रहे थे। अब ये बात भी देखना है कि ये जो परमाणु मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, मतलब जो कि सैनिक कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर इजराइल हमला करती है कि नहीं। तो इन सब चीजों को मिला के एक विश्व के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और आने वाले टाइम में ये जो जितने भी विश्व के स्टॉक मार्केट्स है और ऑयल सप्लाई सिस्टम है, इसमें भी काफी प्रभाव आने वाली है। शैला जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से ये तमाम इनपुट साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान की आलोचना की और कहा है कि उसकी हरकत गलत सूचना फैलाने और शरारतपूर्ण उकसावे वाली है। बदलते परिवेश में शांति का निर्माण कर रही महिलाओं मुद्दे पर यूएनएससी की खुली बहस में भारत ने अपना वक्तव्य दिया और बैठक बुलाने के लिए स्विट्जरलैंड को धन्यवाद दिया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि ये घृणित है। फिर भी पूरी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान ने गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने के लिए शरारती उकसावे वाली अपनी रणनीति का विकल्प चुना। और बात करें विधानसभा चुनाव की तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी जो है वो अभी भी जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार हो रही है और ना ही शिवसेना यूपीटी सीटों को लेकर समझौता कर रही है। महाविकास अघाड़ी का सीटों के आवंटन को लेकर एक नया फॉर्मूला सामने आया है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने महाविकास अघाड़ी में 90-90-90 के नए फॉर्मूले की घोषणा कर दी थी। थोराट ने कहा कि तीनों पार्टियां 270 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी 18 सीटें छोटी सहयोगी पार्टियों को दी जाएंगी। इस बीच चर्चा थी कि जिन सीटों पर विवाद है वहां दोस्ताना मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस नेता पटोले और थोराट ने इस बात को खारिज कर दिया। थोराट ने कहा कि महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि वर्सोवा, भायखला, सांगोला, परांडा, रामटेक, श्रीगोंदा समेत कुछ अन्य सीटों पर अब तक सहमति नहीं बनी। महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए सीटों के आवंटन का मामला दिल्ली तक पहुंच गया था। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता दिल्ली में ही इस पर मंथन कर रहे थे कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद बाला साहेब थोराट ने बताया कि ये सीटें तीनों पार्टियों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाएंगी। कल कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच जमकर नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने प्रदेश नेतृत्व पर कांग्रेस की सीटों को सहयोगी दलों को देने का आरोप लगाया।
और शिशिर शेलार हमारे सहयोगी मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, सुप्रभात। बात करें इंडी गठबंधन की, तो गठबंधन की जो है गांठें वो खुलने का नाम नहीं ले रही हैं और ज्यादा उलझती जा रही हैं और सीट बंटवारे को लेकर जो रार है वो भी बढ़ती जा रही है। पेच फंसा हुआ ही है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि हर दिन एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है, खासतौर पर महाविकास आघाड़ी का। इससे पहले अगर देखा जाए तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है सेंचुरी पार कर लेगी, उसके बाद दूसरे पायदान पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और तीसरे पायदान पर राष्ट्रवादी होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कुछ दिनों पहले महाविकास आघाड़ी ने एक नया फॉर्मूला घोषित किया था 85-85-85 का। हालांकि उसमें भी 15 सीटों का पेंच फंसा था। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला कल रात को आया है उसके अनुसार जो है अब ये फॉर्मूला 90-90-90 सीटों का बना है। मतलब महाविकास आघाड़ी के जो 3 प्रमुख पक्ष है वो आपस में समसमान सीटों का बंटवारा करेंगे, 90 सीटों का बंटवारा करेंगे और जो 18 सीटें बची है वो जो है सहयोगी दल है, फिर चाहे वो सपा हो, भाकपा हो, बाकी लेफ्ट पार्टीज जो इस वक्त इंडी गठबंधन में है उनको दी जाएगी। हालांकि इस पर भी बड़ा सवाल अभी भी मौजूद है कि आखिर ये छोटे दलों को कितनी सीटें मिलने वाली है, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि कल ही समाजवादी पार्टी ने जो है अल्टीमेटम दे दिया है महाविकास आघाड़ी को, कहा है कि हमको 5 सीटें चाहिए, अन्यथा हम महाराष्ट्र में 25 सीटों पर लड़ेंगे। तो ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की 3 प्रमुख पार्टियों में पेंच तो फंसा ही है, लेकिन साथ ही साथ जो सहयोगी पार्टी है वो भी अब महाविकास आघाड़ी को अल्टीमेटम दे रही है। शिशिर, ये जो नया फॉर्मूला है ये सबको रास नहीं आ रहा है? बिल्कुल, एक तबका है कांग्रेस का। जब से 85-85-85 का फॉर्मूला सामने आया था उसके बाद कांग्रेस की कुछ नेता जो है दबी आवाज में कह रहे थे कि जिस प्रकार से उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसको देखते हुए 100 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस अभी जो फॉर्मूला है उसके अनुसार 100 सीटें उनको मिलती नहीं दिख रही और इसीलिए कहीं ना कहीं दबी आवाज में कह रहा है कांग्रेस जो है, कुछ एक दबका कह रहा है कि इस प्रकार से कांग्रेस के लिए लॉस होगा महाराष्ट्र में। लेकिन बाकी 2 अन्य पार्टियां, खास तौर पर शरद पवार पार्टी की बात करें तो उनके लिए काफी फायदा होगा ये इस फॉर्मूले का, क्योंकि जिस प्रकार से राजकीय पंडित भी कह रहे थे और जिस प्रकार से एक फॉर्मूला सामने मीडिया में आ रहा था उसके अनुसार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस को जो है वो 60 से 70-75 के बीच में सीटें मिल रही थी, लेकिन अभी वही 90 सीट हो गई है। तो ऐसे में दूसरी ओर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के जो सांसद है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ने 2 दिनों पहले ये बात कही थी कि शिवसेना है वो सीटों के मामले में सेंचुरी मारेगी। लेकिन अब शिवसेना को भी जो है 90 सीट यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना यह होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी के जो बाकी पार्टी है वो इस फॉर्मूले से संतुष्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब सोमवार और मंगलवार 2 ही दिन बचे हैं नामांकन जो है दायर करने के लिए। ऐसे में खास तौर पर महाविकास आघाड़ी की अब तक 159 सीटें ही घोषित हुई है। अगर हम बात करें महायुति तो 190 सीटों के आसपास जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो ये देखना होगा 2 दिनों में जल्द से जल्द जो है इस पर भी फैसला करना होगा। एबी फॉर्म बांटने होंगे क्योंकि जो उम्मीदवार है उनको भी वक्त मिले प्रचार के लिए। बिल्कुल। और शिशिर, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तो आपस में ही कहीं ना कहीं नोक-झोंक, एक तनातनी सी नजर आ रही है। जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई उसमें जिस प्रकार की नोक-झोंक देखने को मिली, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, अगर सब कुछ ठीक होता तो अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है सार्वजनिक किया जाता। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के नेता अपने एक दूसरे पर ही तंज कसने पर तुले हुए हैं। कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो संजय राउत ने ये कहा था कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है शायद वो सक्षम नहीं है सीट शेयरिंग कराने के लिए और इसीलिए दिल्ली में बार बार जो है उनको जाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस प्रकार की बयानबाजी खासतौर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं में ये स्पष्ट कर देती है कि अब तक जो है जिस प्रकार से समन्वय होना चाहिए था उसकी कमी दिखाई दे रही है, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ सीटों पर असहमति बनी है तो ऐसे में अब कौन जो है पीछे आएगा ये भी स्पष्ट नहीं है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है महाविकास आघाड़ी इस वक्त पिछाड़ी पर दिख रही है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल धन्यवाद तमाम इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए शिशिर।
और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है और इस चरण में राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 804 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को 371 नामजदगी के पर्चे दाखिल किए गए। इस चरण में आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। नामांकन पत्रों की 28 अक्टूबर को जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, ताज़ा अपडेट जानना चाहें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां वहां बन रही हैं और किस प्रकार का रुख है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में भी महाराष्ट्र ज्यादा ही चुनावी गहमागहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया कल यहाँ पर संपन्न हो गई और कई दिग्गज नेताओं ने कल आखिरी दिन नामांकन किया है। 300 से ज्यादा कल आखिरी दिन नामांकन हुए। तो आप समझ सकते हैं कि 43 सीटों के लिए अभी फिलहाल 800 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। उसमें से कल जो बड़े नाम है वो चंपई सोरेन है, भारतीय जनता पार्टी के, आजसू पार्टी के सुदेश महतो हैं। नेताओं ने कल आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इसके पहले दूसरे चरण के लिए भी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है, क्योंकि दूसरे चरण के लिए भी जो नॉमिनेशन का काम है वो 29 अक्टूबर तक चलेगा। उसके लिए हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने, तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपने अपने नॉमिनेशन पहले ही कर दिए हैं। जो 28 तारीख को एक बार फिर कहा जा रहा है कि 28 अक्टूबर को जो मेगा नॉमिनेशन का डे होगा, जिस दिन बाबूलाल मरांडी जैसे नेता नामांकन करेंगे। और अब उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो रैलियों का सिलसिला है वो एक तरीके से शुरू भी हो गया है, कि नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगातार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, तमाम इन नेताओं की रैलियां भी शुरू हो गई है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने कमाल संभाल रखी है, जबकि कांग्रेस में थोड़ी सी अभी जो इंडी गठबंधन में सीट को लेकर जो दुविधा की स्थिति है, तो उस हिसाब से अभी कांग्रेस उतने फॉर्म में यहाँ नजर नहीं आ रही है। और जो हम कह सकते हैं कि उनके जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो भी अभी आनी बाकी है। तो इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं 3-4 सीटों पर जो एक फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हो गई है, उससे थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर अभी फिलहाल इंडी गठबंधन में दरार की स्थिति है, क्योंकि कई सीटों पर आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, कहीं झामुमो ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, तो सीपीआई माले ने भी अपने कैंडिडेट दिए हैं। लेकिन जो हम कह सकते हैं, ये औपचारिक रूप से ये चारों दल जो है वो गठबंधन के तहत चुनाव पिछले बार भी लड़े थे और इस बार भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो लड़ेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का जो संशय का उनका दिवाकर वो अब तक खुलकर सामने नहीं आया। चलिए दिवाकर, आप अपनी नजर बनाकर रखिए। ज्यादा जानकारी के लिए आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक का आयोजन मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले समेत संघ के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बैठक के पहले दिन हाल ही में दिवंगत हुए देश के प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रभात शैलेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, आज का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? देखिए, कल कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें जो इंटरनेट OTT को लेकर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है बाल मन पर, जिसकी चर्चा सरसंघचालक मोहन भागवत ने की थी विजयादशमी के अपने संबोधन में। उस पर चर्चा हुई कि किस तरह से इसको लेकर एक जागरूकता फैलानी है और जो परिवार बिखर रहे हैं उनको बिखरने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए संवाद जरूरी है, संबंधों को और मजबूत करना जरूरी है। तो इसके लिए जागरूकता हो, इस पर कल चर्चा हुई है। संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं
कैसे साल भर कार्यक्रमों का एक जो खाका है उस पर चर्चा भी हुई है। और जो पंच परिवर्तन जिसकी बात इस बैठक में की जा रही है, इसमें कुटुंब प्रबोधन के साथ साथ पर्यावरण रक्षा, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, इन सब मुद्दों पर समाज को जागरूकता अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, जिससे जनता जो है वो इन बातों को बेहतर तरीके से समझ सके, एक मजबूत समाज का निर्माण करे, एक संवेदनशील समाज का निर्माण करे। तो इन सब पर चर्चा हुई है। आज हम देखेंगे कि आगे की जो कार्य योजना है उस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि एक साल लगातार कार्यक्रम होने हैं, शताब्दी वर्ष में जब संघ प्रवेश कर चुका है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर चर्चा होगी। और दोपहर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि 2 दिनों में क्या कुछ चर्चा हुई है, उसकी विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, आप इन तमाम कार्यक्रमों पर अपनी नजर बनाकर रखिए, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दमघोटू हवा की, तो दमघोटू हवा से थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 से अधिक बना हुआ है, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो बेहद खराब माना जा रहा है, खतरनाक है। इंडिया गेट के आसपास AQI लेवल 237 पर पहुंच गया, जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है। और वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों से बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।